अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, मूल अधिकारों की एक पूरी सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें मूल अधिकार हमने लास्ट पढ़ा था, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। उसके बाद से आगे का हम आज पूरा मूल अधिकार का टॉपिक को पूरा कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार बचे हुए हैं और उनमें एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या आने की संभावना है। तो देखिए, उसके बाद जो एक मूल अधिकार बचता है उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार एग्जाम में इसमें से पूछने की सर्वाधिक संभावना रहती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। बात करें, किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 32 की बात करता है इसके तहत, अनुच्छेद 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 33, 34 और 35, ये कुछ और अनुच्छेद जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम अनुच्छेद 32 को लेकर। किसको? 32 को लेकर। तो दो तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक तो अनुच्छेद 32 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 32 आपके जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को क्या दे रहा है? संरक्षण दे रहा है। मैं समझ गया था, सब चीजें आपको बता चुका हूं। संरक्षण का मतलब क्या होता है? एक तरीके से विशेष चीजें जो आपको कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था के लिए हैं। तो यहां पर संरक्षण का मतलब प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको? जितने भी बाकी के मूल अधिकार है उन सभी मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन दी जा रही है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों को क्या दी जा रही है? सुरक्षा दी जा रही है। ठीक है, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। अब आप कहोगे मूल अधिकारों को सुरक्षा, बिल्कुल आपके संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। आपको उन अधिकारों में से आर्टिकल 32 को हटा दें तो आपको कितने ही मूल अधिकार दे दीजिए, आपको उनका कभी फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मूल अधिकार जो है आपको मिले हुए, उन मूल अधिकारों को खुद को सुरक्षा कैसे मिलेगी? भाई, मूल अधिकार आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन उन मूल अधिकारों को खुद को कहां से सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी? आर्टिकल 32 के तहत। मूल अधिकारों में ही शामिल है आर्टिकल 32। समझ में आ गई बात? तो मूल अधिकारों को सुरक्षा दे रहा है। अब आपके पास कोई मूल अधिकार है और वो नहीं मिल रहा आपको, आप उससे वंचित हो, तो आप उसको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो? इस आर्टिकल 32 के तहत ही वो प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको कोई चीज दे तो दी गई कि आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन वो कैसे मिलेगी और अगर वो नहीं मिलेगी तो आप क्या कर सकते हो? अगर ये चीज आपके पास नहीं हो तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, उसका क्या फायदा है? सेम वही है, आपको कितने भी मूल अधिकार दे दें, लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हो? आपको अधिकारों से कोई वंचित रख सकता है तो उन अधिकारों को पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, उसके खिलाफ कैसे जाया जा सकता है? मूल अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था किसमें? आर्टिकल 32 में है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। आत्मा का मतलब समझ के होंगे, बॉडी के अंदर अगर सोल और आत्मा ही नहीं हो तो बॉडी क्या अमृत है? सेम वैसे ही कहा गया। अगर संविधान में आर्टिकल 32 ही नहीं है तो आपको पता है क्या होगा? यह आपका संविधान मृत प्राय दिखाई देगा। इतने महत्वपूर्ण थे आर्टिकल 32। अब इस आर्टिकल 32 में है क्या, उसको समझ। आर्टिकल 32 की जो धारा 2 है, उस धारा 2 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय
जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई डाइल्यूट कर रहा है तो आप उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र की बात की गई है, समझ में आ गया। रिट जारी की जा सकती है। अब रिट कितने प्रकार की जारी हो सकती है, तो 5 प्रकार की जारी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की जारी हो सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, बंदी प्रतीक्षीकृत, बंदी प्रतीक्षीकृत किसके विरुद्ध? पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जारी की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से जारी की सकती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जा सकती है, व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है, पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसको आदेश जारी करने के लिए जारी की जा सकती है। कैसे? कि पुलिस को आदेश दिया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में क्या करो, उपस्थित करो। दूसरा दे सकता है, उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है, उसके गिरफ्तार करने का कारण जान सकता है। ये सारी पावर्स हैं जिसके तहत पुलिस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। किसके माध्यम से? न्यायालय के माध्यम से। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पुलिस प्रशासन पर, पुलिस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस प्रकार की रिट जारी करता है। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इसी के आधार पर जारी की जाती है। कोई व्यक्ति गायब हो गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो मिल नहीं रहा है, लापता हो गया, आप उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सशरीर कोर्ट के आदेश देगा कि वो जैसे भी है उसको उपस्थित कराओ। आप कहोगे, पुलिस कहेगी को मर गया तो मरने का सबूत पेश करो। कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। किसी को गिरफ्तार किया गया तो क्यों किया गया, कारण बताइए। अगर कोर्ट को लगता है कि गलत तरीके के कारण से उसको गिरफ्तार किया तो उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, अधिकार पर छाप, क्यू वारंटो, उसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। क्यू वारंटो, अधिकार पर छाप, किस पर नियंत्रण करने के लिए? अधिकारियों पर। अधिकारी पर क्या करने के लिए? या अधिकारी के साथ साथ सामान्य प्रशासन आ सकता, सामान्य प्रशासन के खिलाफ जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? पूछ सकता है उससे कि आप जिस पद पर बैठे हो वो पद आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप उसके योग्य हो, या आप वर्तमान में उस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उस पद पर कार्यरत हो, अगर हो तो क्यों हो, और उस पद के तहत आपको जो अधिकार मिले हैं क्या वो कार्य कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं, उसके बारे में जानना, उस पद के बारे में जानना जिस पद पर आप बैठे हो, कि क्या उस पद को ग्रहण करने की या आज भी वर्तमान में भी उस पद पे रहने की आपकी योग्यता है या नहीं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उस पर जारी की जा सकती है। तीसरा, परमादेश, मैडामस। परमादेश क्या दे रहा है? उस अधिकारी को, वो अधिकारी जो उस पद पर बैठा है, पहले तो उससे क्या पूछा गया, उस पद के आपके बैठने की योग्यता है क्या। अब क्या कहा जा रहा है कि वो अधिकारी जो उस पद पर बैठा है वो अपने कर्तव्यों का, अपने कार्य का सही रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का सही रूप से संचालन कर रहा है, अपन उसको जो अधिकार दिया गया उसके हिसाब से वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसके जारी कर सकती है
कि आपको अपने जो कार्य दिए गए हैं उनके आपको कार्य करने हैं, उस पद पर रहते हुए आपके जो कर्तव्य बनते हैं जिसके लिए आपको उस पद के लिए अधिकृत किया गया वो कार्य आपको करने पड़ेंगे। तो उस कार्य के लिए उसको कह सकता है, इसलिए नाम ही क्या, परम आदेश। आदेश के ऊपर भी आदेश, सर्वोच्च आदेश। आदेश दिया जा रहा है कि आप अपने कर्तव्यों का सही रूप से क्या करें, निर्वहन करें। जो आपके कर्तव्य आप उनको निर्वहित करें, आप उस पद पर रहते हुए। ठीक है, ये प्रशासन के लिए, दोनों किसके लिए, सामान्य रूप से प्रशासन या अधिकारी के लिए। ये किसके लिए थी, पुलिस के लिए थी। अब रह गई एक 4 और एक 5, दोनों को ध्यान रख लें। 4 में क्या, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है किसी कार्य को रोकना, कार्य करने से रोकना। कार्य करने से रोकना। उच्चतम न्यायालय या फिर जो वरिष्ठ न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह जारी कर सकता है कि आपने जो कार्य किया है वो आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य तो नहीं किया है। अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो आपको उस कार्य करने से वो क्या करता है, रोकता है, उसके खिलाफ याचिका रिट जारी करता है कि आप इस मामले को नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र आपका नहीं है, ये मामला लंबित है किसी और जगह पर। समझ में आ गई, तो लंबित है और आप उसको नहीं सुनवाई कर सकते। दूसरा, आपके अधिकार क्षेत्र में भी ये नहीं आता। इस आधार पर क्या की जा सकती है, ये रिट जारी कर सकते हैं। कार्य को रोकना, किसको रोकना, कार्य को रोकना वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को। किसको, जो मामला अभी कैसा है, लंबित है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। कार्य को रोकना कि आप उस कार्य क्षेत्र को नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। समझ में आ गई बात। उसके बाद लास्ट आती है इसी में 5वीं, जिसको क्या कहा जाता है, उत्प्रेषण, सिरोरिटी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होती है, वही सेम यही होती है, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, वरिष्ठ न्यायालय सीनियर न्यायालय के द्वारा या उसके अंदर काम करने वाले न्यायिक प्राधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है। क्या की जा सकती है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को वहीं पर ही, वहां तो देख रही, रोकना और उसको अपने पास मंगवाना, यानी कि अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें कहा जाता है कि जो भी आपने कार्य किया है, यानी कि जो आपने निर्णय दिया है, यहां पर तो अभी क्या है, मामला लंबित है और यहां पर क्या हो चुका है, निर्णय दिया जा चुका है। तो उस निर्णय की वैधता को जांच करने के लिए उस निर्णय की वैधता की जांच करना कि वो निर्णय विधि के अनुकूल है या नहीं है। समझ में आ गया। इसलिए क्या करेगा, अंतिम निर्णय देगा कि आपके पास जो भी कुछ था वो सारा रोक दीजिए। रोक तो वहां पर दिया, अब उसे अपने पास मंगवा लेना, उसका कहीं ना कहीं पुनः परीक्षण करना, पुनः क्या करना, उसका निरीक्षण करना, पुनः निरीक्षण करना। निरीक्षण देखकर ये करना कि उसमें जो विधि उपयोग में ली गई है, क्या वो विधि वास्तविक विधि है, संविधान के हिसाब से उसका उपयोग किया गया। अगर कोई ऐसी विधि का प्रयोग किया गया जो गैर कानूनी है, तो अगर उसके हिसाब से कोई अगर निर्णय दिया भी गया है तो उस निर्णय को रद्द भी किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। दोनों में अंतर को समझ लें। वहां पर आप किसी के और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जा रहे हो और वहां पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो वरिष्ठ न्यायालय रोक लगाएगा, कहेगा कि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय या कोई मामला लंबित की सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो।
आपका जो न्याय क्षेत्र है उससे अतिरिक्त या उच्च न्याय क्षेत्र में आप कोई काम करने को जा रहे हो तो उस पर क्या लगा देनी, रोक लगा देनी। इसमें क्या हो गया, आपने अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई निर्णय दे दिया है, प्राधिकारियों के द्वारा कोई निर्णय लागू कर दिया गया है, तो उस निर्णय की जांच करना, उस और निर्णय की जांच किस आधार पर करना, वैधता के आधार पर करना, वो लीगलिटी है या नहीं है, उसका पुनः निरीक्षण करेंगे निर्णय का। और अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है तो उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये अंतिम रूप से विकल्प है, अंतिम रूप से कार्य किया जाता है, अंतिम विकल्प के तौर पर इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। मैं आपको पांचों रिटों के बारे में बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। दो जो रिटें हैं ये तो अधीनस्थ न्यायालयों के, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। ये किसके विरुद्ध, प्रशासन या अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और ये पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो रिट तो 5 प्रकार की हैं, लेकिन आधार 3 है। पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उनको किसी प्रकार का आदेश जारी करने के लिए, कोई ऑर्डर जारी करने के लिए रिट जारी की जा सकती है। अधिकारी के बारे में, उसके पद के बारे में पूछा जा सकता है, और उस पद पर बैठे हुए उसके जो प्राधिकार है, उसके जो अधिकार है, उसके जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, उसके खिलाफ जारी की जा सकती है। और बाकी जो 2 है वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जा सकती है। पूछा जा सकता है कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर काम कर रहे हो तो उस पर क्या लगा दोगे, रोक लगा दोगे। और अगला जो आपने निर्णय दिया है, क्या वो निर्णय कानून के विधि के अनुसार है, या उसका पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। पुनः निरीक्षण के बाद अगर ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी है तो उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है। अंतिम रूप से इस विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंतिम विकल्प ये है, प्रारंभिक ये है, प्रारंभ में कार्य को रोकना, और अंत में कोई निर्णय दे दिया है तो उसकी लीगलिटी की जांच करना। इस प्रकार से 5 प्रकार की याचिकाओं से आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस, अधिकारी और न्यायालय, जिससे आपके खिलाफ कोई ऐसा गलत काम या गैर कानूनी कार्य ना हो सके। इस कारण से इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। आर्टिकल 32 भी आपातकाल के समय क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, निलंबित हो जाता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, लेकिन आर्टिकल जो 32 है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता दे रखी है, उस अधिकारिता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या उसे निलंबित नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, मूल ढांचा है। और मैंने कहा मूल ढांचे में कोई प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, आपातकाल के समय, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो अधिकारिता दे रखी है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूल ढांचा है। एक चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी के साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं। ये 5 प्रकार की जो रिट हैं, इन 5 प्रकार की जो रिट है इन्हें दोनों जारी कर सकते हैं। कौन कौन, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। ये ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट जो इसे जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो इसे जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत। जब आर्टिकल 32 के तहत इसे जारी करता है तो एक तरीके से मूल अधिकार की बात कर रहा है, और ये आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है तो एक तरीके से किसकी बात कर रहा है, संवैधानिक अधिकारों की। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये जो जारी कर सकता है ये 5 रिट जारी कर सकता है, और ये 5 के अलावा एक रिट और जारी कर सकता है सिविल मामलों में। तो क्षेत्र बड़ा हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आपातकाल में क्या हो सकते हैं,
निलंबित हो सकती हैं, लेकिन यह आपातकाल में क्या नहीं होगी, निलंबित नहीं होगी। कब वो हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं हो सकती। आपातकाल लग जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत जो दी गई है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के तहत जो दी गई है उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये कुछ अंतर भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर इसका क्षेत्र विस्तृत है, अपने विस्तृत का मतलब अपनी ही क्षेत्र की, क्योंकि हाई कोर्ट का एक सीमा क्षेत्र है उसका स्टेट, लेकिन उस स्टेट के अंदर ही वो विविध क्षेत्रों के अंदर इसको जारी कर सकता है, ठीक है। और ये केवल और केवल सीमित क्षेत्र यानी कि मूल अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। इस आधार पर इसका जो क्षेत्र है वो संकीर्ण हो गया। हाँ, इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, अधिकारिता क्षेत्र है, वो तो पूरे संपूर्ण भारत में है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों से रिलेटेड है। इसका जो क्षेत्र होगा वो तो एक स्टेट की सीमा हो सकती है, लेकिन इसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं उसमें शामिल। इसलिए इसके क्षेत्र को ज्यादा विस्तृत माना जाता है, इसके क्षेत्र को थोड़ा सीमित माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये केवल मूल अधिकारों को लेकर है, और ये मूल अधिकार के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी की जा सकती है। इसमें 5 प्रकार की रिट लगा सकते हैं, इसमें रिट का दायरा इससे ज्यादा बढ़ जाता है। इस आधार पर दोनों को आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 के तहत बात की गई, ठीक है। इसी में अपने और बात कर लेते हैं, किसको लेकर, अनुच्छेद 33 को लेकर। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है बताइए। आर्टिकल 33 ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, सैनिक बल, कौन से बल, सैनिक बल या जितने भी सैन्य बल है, पुलिस बल है, उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सीमित या निलंबित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। अब आप कहोगे ऐसे कैसे किया जा सकता है? सैनिकों के और पुलिस बलों के जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उनको सीमित या निलंबित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? मैंने आपको कहा है क्योंकि वो सैनिक हैं। समझ में आ गई बात? पुलिस अधिनियम में पुलिस है, उनको क्यों किया जा सकता है? उसका कारण है एक तो उनके अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और एक उनके कर्तव्यों को जारी रखने के लिए उनको क्या किया जा सकता है, उनके मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं सीमित कम किया जा सकता है या निलंबित भी किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है उसको लेकर एक मूल चीज है अनुशासन। पहली चीज क्यों? क्योंकि सेना का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ही उसको और लोगों से अलग करता है, इसीलिए उसे सेना कहा जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन होती है और आम जनता वो जो डिसिप्लिन में नहीं रहती। समझ में आ गई बात? अब डिसिप्लिन में रहे उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए कहा गया उनके मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। क्यों? नहीं तो आपको पता है एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कोई भी पुलिस, कोई भी सेना के अधिकारी, सेना के जो कर्मचारी, कुछ भी वो कहीं पर आकर कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो विशेष है, और विशेष है तो उनके अधिकारों को क्या किया गया, कहीं ना कहीं सीमित किया गया है अनुशासन बनाए रखने के लिए। किसके लिए? अनुशासन के लिए। ध्यान रखिएगा, स्पेशल बता रहा हूं, निलंबित कर सकती है संसद। मूल रूप से एक शब्द याद रखिएगा, अनुशासन के लिए। किसके लिए? और भी चीजें हो सकती है, लेकिन मूल रूप से क्या? अनुशासन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है उसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? जहां पर सैन्य कानून लागू हो, कौन सा कानून? जहां पर सैन्य कानून या ब्रैकेट में मार्शल लॉ लागू हो, वहां पर मूल अधिकारों का, वही मूल अधिकारों का क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, या सैन्य द्वारा या सेना के द्वारा
उनका उल्लंघन हो सकता है। जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो उस क्षेत्र के नागरिकों को, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर समझ, यहां पर सैनिक बल पुलिस बलों की बात की जा रही है और आम नागरिक की बात नहीं। यहां पर कहा जा रहा है जहां पर सैन्य कानून लागू होगा वहां के जो नागरिक होंगे उनके नागरिकों के मूल अधिकारों का हो सकता है उल्लंघन हो जाए। तो उल्लंघन होने पर वो न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके लिए कुछ संसद ने विधि बना रखी है, सैन्य कानून। क्यों? क्योंकि वहां पर सैन्य कानून लागू, और जब सैन्य कानून लागू होता है तो उस सैन्य कानून के क्षेत्र में सैन्य मार्शल जो जहां पर लागू होता है वहां के सेना के अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वहां के नागरिक कहीं ना कहीं अपने मूल अधिकारों को लेकर न्यायालय में चले जाएं, नहीं, ऐसा उनको नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में क्या लागू किया गया? मार्शल लॉ लागू किया गया, समझेगा। तो जहां पर सैन्य कानून लागू है वहां पर अधिकारों का निलंबन या निर्बंधन या उनका उल्लंघन किया जा सकता है और उसे न्यायालय में किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कहा इसका कारण भी वही है। ध्यान रखिएगा, देश के अंदर एक मार्शल लॉ है, आपको याद भी होगा, अखबारों में आए दिन आता रहता है। अभी मणिपुर जो चर्चा में उसमें लेकर भी आया, अप्सा 1958 एक मार्शल कानून है, अभी मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में लगाया गया है, उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में लागू है, कई सारे राज्यों में इसकी जान लगाया हुआ है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है, उत्तरी पूर्व के क्षेत्र हैं, राज्य हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर इस प्रकार का कानून अभी भी लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि वो विशेष है, वो कहीं ना कहीं बॉर्डर का मामला है, कहीं ना कहीं शांति बहाली को लेकर और कुछ को लेकर लोगों के जो मूल अधिकार होंगे उनका कहीं ना कहीं निलंबन या उनके ऊपर निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रैक्टिकल वही है कि वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि जहां पर अप्सा लगा हुआ है वहां के मूल अधिकार कहीं ना कहीं निर्बंधन किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। आर्टिकल 34 ये कह रहा है। अब आर्टिकल रह गया लास्ट कौन सा? 35 की ओर बात कर लेते हैं। 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि इस भाग में जो उपबंध है उन्हें प्रभावी बनाने की विधि, प्रभावी बनाने की विधियां, उन्हें प्रभावी बनाने की विधियों की बात कही गई है। क्या कही गई है उसको भी थोड़ा सा जान लें, ठीक रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्न विषय जो नीचे हैं उन पर जो भी विधियां होंगी वो कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। किस विषय पर बनाएगी उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। 16(3), 32(3), 34 और 35 इनको लेकर कुछ विधियां बनाई जा सकती हैं। 16(3) मैं आपको पढ़ा चुका हूं। स्थानीयता को वरीयता दी जाएगी। संसद के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसी विधि बनाई जा सकते हैं जिसमें स्थानीय लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। 32 के अंदर 3 का जो क्लोज है उसके अंदर कहा गया कुछ ऐसे न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र में अधिकारिता दी जा सकती है संसद के द्वारा। समझ में आ गई बात? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर किसी न्यायालय का मतलब यहां पर ना तो हाई कोर्ट की बात हो रही है ना ही सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जो न्यायालय है उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर, स्थानीयता के अंदर उनको कुछ न कुछ शक्तियां दी जा सकती है, लेकिन उसमें कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कोई भी प्रभावी नहीं होना चाहिए। 34 में अभी आपको बता चुका हूं लेटेस्ट सैन्य कानून जहां पर मार्शल लॉ लगा हो उसको लेकर, और 35 अभी चल ही रहा है। इन चीजों को लेकर संसद क्या बना सकती है? विधि बना सकती है इस भाग के अंदर। दूसरा, इसी के अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेकंड के अंदर क्या है, जो इस मूल अधिकारों में जो आपराधिक अपराध की बातें बताई गई है उनके विरुद्ध भी अधिनियम, नियम, विधि बनाई जा सकती है। जैसे 17, 23
और 24 ऐसे अधिकार या ऐसे इस प्रकार के आपराधिक यहां पर कुछ नियम है, उनके लिए, उनको प्रभाव को खत्म करने के लिए उनके लिए कुछ विधि बनाई जा सकती है इस भाग के अंदर। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और है इसके अंदर, वो पार्ट भी पढ़ लो। 35 खे, 35 खे क्या कह रहा है? 35 खे ये कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय जो भी विधि चल रही है, लागू होने के समय जो भी विधियां चल रही थी, वो विधि जब तक प्रभाव में रहेगी, जब तक कि संसद उसको समाप्त ना कर दे, उसमें परिवर्तन ना कर दे, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन ना कर दे। ध्यान रखिएगा। तो 35 खे में क्या है? संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने के समय जो विधि है प्रभावी रहेंगी। कब तक? जब तक संसद कोई ना कोई उन पर क्या ना बनाए, उनको निलंबित करे, उनको सस्पेंड करे, उनको परिवर्तित करे, उसको संशोधित करे, उसको निश्चित करे, समाप्त करे, तब तक वो रहेंगी प्रभाव में। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको आज बता चुका हूं, उसको समझ लेना थोड़ा सा चीजें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार किया जा रहा है किसका? संवैधानिक मूल अधिकारों का। उपचार किस तरीके से किया जा रहा है कि जो हमारे मूल अधिकार दिए गए उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके। समझ में आ गया? तो उसके तहत बात की गई 32 को मूल अधिकारों का संरक्षण दिया गया, सुरक्षा दी जाती है मूल अधिकारों को, यानी कि सुरक्षा की भी सुरक्षा। संविधान की आत्मा का है किसने? अंबेडकर ने। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ऑर्डर जारी कर सकता है। ठीक है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? सशरीर उपस्थित कराओ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर छोड़ने का आदेश दे सकता है किसी को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। उसके बाद दूसरे अधिकार पर था क्यू वारंटो, किसी भी अधिकारी को वो जो उस पद पर बैठा गया उसको पूछा जा सकता है किस पद के आधार पर आप इस पद पर बैठे हो, आपकी क्या योग्यता है या क्या योग्यता है जिस पद पर आप विराजमान हो। ठीक है। परमादेश, उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसको परमादेश, आदेश का भी आदेश जारी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि आप पद पर बैठे हुए जो आपके कर्तव्य है उनका आप सही तरीके से क्या करो, निर्वहन करो, इसके लिए जारी की जा सकती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, कार्य करने से रोकना, कोई ऐसा उच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय ऐसा कोई कार्य करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे, तो उसके रोक लगाने के लिए वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को क्या करेगा? कार्य को रोक देगा, कहेगा आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। अगला, उत्प्रेषण, श्योरिटी, अंतिम विकल्प के तौर पर दिया जाता है। किसी भी वाद में निर्णय आ चुका है, उस निर्णय को जांचा जाता है, लीगलिटी देखी जाती है। अगर ऐसा लगता हो कि वो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा या उसके प्राधिकारी या न्याय अधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसा निर्णय दे दिया गया जो गैर कानूनी है, गैर विधि के विरुद्ध है, तो उस निर्णय को रद्द भी किया जा सकता है। पुनः उसका निरीक्षण किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उसको रद्द भी किया जा सकता है अगर वो विधि उसके लिए मान्य नहीं है। अंतिम विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 32 की बात होगी। 33, जहां पर सैनिक, पुलिस या कुछ भी ऐसे प्रकार के जो विशेष बोर्ड का गठन किया गया है, उनके अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निर्बंधन किया जा सकता है। आप कहोगे क्यों किया जा सकता है? तो मैंने कहा वो विशेष हैं, वो सामान्य नहीं है। समझ में आ गया? सामान्य आप और हम है, वो विशेष हैं। तो उनको विशेष कैसे बनते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये कुछ ना कुछ उनके अधिकारों को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। 34, सैन्य कानून, जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होता है उस क्षेत्र के अंदर कोई भी नागरिक हो तो उसके मूल अधिकारों का हो सकता है उल्लंघन हो जाए। तो उल्लंघन हो जाए तो उस आधार पर नहीं जा सकता कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो कोर्ट में जाए, नहीं, ऐसा न्यायालय में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उस विशेष क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। और जब मार्शल लॉ लगा होता है तो अधिकारों को कम, निर्बंधन या उनका उल्लंघन किया जा सकता है। यह अथॉरिटी है किसके पास? सेना के पास। ठीक है। एक विशेष प्रकार का मार्शल लॉ इंडिया में है, अप्सा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अभी मणिपुर, मिजोरम क्षेत्रों में, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आपको देखने को
मिलेगा। आर्टिकल 35 ये कहता है इस भाग के अंदर जो भी उपबंध है उनको प्रभावी कैसे बनाया जाए उसकी विधि बात करी गई है। प्रभावी कौन करेगा? संसद बनाएगी। किन पर संसद प्रभावी हो सकती है? आर्टिकल 16(3) के तहत, आर्टिकल 32(3), 34 और 35 के अंदर विशेष विधियों का निर्माण कर सकती है। ऐसे आपराधिक, इस भाग के अंदर कुछ आपराधिक व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए, उनको कम करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए उनके लिए कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 17 आपको पता है स्पर्शता छुआछूत को लेकर। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे चल रहे हैं, उनके विरुद्ध जो बंधुआ मजदूरी और वैसी चल रही है, उनको समाप्त करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय जो ऐसी विधियां चल रही थी वो जब तक चलती रहेंगी जब तक संसद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं करती है। ये आर्टिकल 35 हो गए। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद एक क्लास और लेंगे जो अब तक अपने मूल अधिकार पढ़े और वर्तमान में उनकी क्या परिस्थितियां हैं और उसको लेकर कुछ वाद आए गए, उन वादों में क्या कहा गया उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।